बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स। ये हमारा 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6 है। तो अभी मैं आपको ये बता दूं कि ये देखें मैंने इधर MBBS लिखा हुआ है। ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि ये आप चाहे एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाएं, आप चाहे MBBS कर लें, आप चाहे MBBS कर रहे हों, ठीक है, चाहे आप 9th में हैं, एंजाइम इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके जिस्म के अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है MCQs के हवाले से, ठीक है, और उसके साथ इसके में MCQs के हवाले से, और इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें, मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशंस आती हैं। वो कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं वो आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बेसिक एक आइडिया मैं आपको वैसे बता दूं, एक बहुत ही बेसिक आइडिया। ये एक इंसान है ना, ये देखें, ये एक इंसान है, ये एक इंसान है, ठीक है, ये एक इंसान है ना, मैंने बना दिया, ये उसकी 2 आँखें, ये उसका मुंह है। उसके अंदर कहीं ना कहीं उसके पास ना कुछ ना केमिकल पड़ा होगा, ठीक है, कोई मैं क्योंकि एंजाइम स्टार्ट करना बिल्कुल बेसिक चीज़ से, तो मैं आपको एक ना बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। ये बंदा है, इसके पास ना यहाँ पे एंजाइम पड़ा है, ठीक है। इस एंजाइम ने ना ये केमिकल पड़ा है, सॉरी एंजाइम अभी हम नहीं पढ़ेंगे, एक केमिकल पड़ा है। इस केमिकल ने क्या करना है, ये जो इन जिस्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, अब ये क्या होते हैं आपको बस मैं छोड़ करके इस बता देता हूँ ताकि आपको एंजाइम कभी ना भूले। इस तरह आप याद करेंगे ना चीज़ों को प्रैक्टिकली देखते हुए। ये एक बंदा है, इसके पास जिसम में कहीं भी कोई एंजाइम पड़ा होगा, ठीक है, वो एंजाइम क्या करेगा, वो एंजाइम जो है ना केमिकल रिएक्शन के लिए ना केमिकल रिएक्शन को ओकर होने के लिए, उसको केमिकल रिएक्शन को होने के लिए जो हमारे पास चीज़, एक यार आपको गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, इसी तरह केमिकल रिएक्शन को होने के लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को होने के लिए एंजाइम की ज़रूरत है। केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगा अगर एंजाइम नहीं होगा, ठीक है, या केमिकल रिएक्शन होगा तो सही लेकिन बहुत स्लो होगा। इसी वजह से अल्लाह ताला ने द गॉड जस्ट गिफ्टेड अस विद एंजाइम्स। एंजाइम कुछ भी नहीं है, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ एक केमिकल है, आप अभी याद रखें, आगे हमें पता चल जाएगा जब हम चैप्टर पढ़ेंगे एंजाइम क्या है। ये एक केमिकल है जो बॉडी में पड़ा होता है और ये केमिकल रिएक्शन को होने में मदद दे रहा होता है, ठीक हो गया, ये बात आपके समझ में आ गई। अब केमिकल रिएक्शन किस तरह हो सकते हैं, आप ये मेरी उंगली देख रहे हैं, मैं हमेशा इस तरह की एग्जांपल देता हूं कि आप उसको याद रखें। इसके अंदर आप देखें, ये जो एक आम ज़बान में मैं कहूँ, ये इसके अंदर गोश्त है या प्रोटीन है, ठीक है, ये गोश्त है, जो हमारा जो गोश्त होता है, ठीक है, उसको मैं प्रोटीन कहता हूँ। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए हमें ना केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा। गोश्त जो मेरा बॉडी का बन रहा है, ठीक है, या जिस बंदे का वजन बढ़ रहा होगा उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जब होगा केमिकल रिएक्शन तो उसका गोश्त बढ़ेगा। वो जो गोश्त है वो असल में प्रोटीन है। तो प्रोटीन को बनने के लिए केमिकल रिएक्शन होता है, कोई भी काम होने के लिए जिसम में केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ केमिकल रिएक्शन होता क्यों है, क्यों ज़रूरी है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी की लाइफ, यानी कि बॉडी को मेंटेन करने के लिए या लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो रिएक्शन होता है उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन ढेर सारी किस्म के होते हैं, उसमें से एक मिसाल मैंने आपको बता दी कि प्रोटीन सिंथेसिस भी एक केमिकल रिएक्शन के तौर पे हम उसको ले लेते हैं, ठीक हो गया। अब फर्दर इसको पढ़ते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते। The life of living organism is a reflection of what is going on in their bodies। इंसान की जो ज़िंदगी है ना वो इस चीज़ का रिफ्लेक्शन है, इस चीज़ से पता चलता है कि उसके जिस्म में क्या हो रहा है। जो इंसान के जिस्म में हो रहा होगा वही इंसान अपीयरेंस अपनी शो कर रहा होगा, वही जाहिर हो रहा होगा। मतलब एक बंदे के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होंगे ना, वो केमिकल रिएक्शन हमें शो हो जाएंगे, ठीक है, कि क्या इसके अंदर केमिकल रिएक्शन, वो चलता फिरता कैसे फिट फाट है, अगर उसके अंदर केमिकल रिएक्शन ठीक हो रहे हैं वो सही चलेगा फिरेगा, अगर नहीं सही होंगे तो वो नहीं सही चलेगा फिरेगा। इसी वजह से वो कह रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिफ्लेक्शन है कि उसके जिस्म के अंदर क्या हो रहा है। आम सी बात होगी मेटाबॉलिज्म। अब जो भी जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे जिस्म के अंदर हो रहे होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन जिंदगी से रिलेटेड जो भी, यानी कि इंसान के अंदर या जानदारों के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको हम बायोकेमिकल रिएक्शन का नाम दे देते हैं। ये क्या करते हैं, जानदार की जिंदगी को मेंटेन करते हैं, ठीक है, उसको सस्टेन करते हैं, मेंटेन करते हैं। मेंटेन का मतलब आपको
आपको पता है ना बहुत इजी है, ये उर्दू में भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उन जानदार की ज़िंदगी को मेंटेन करते हैं ये केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन। अच्छा, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स होती हैं, आप इधर चाहे लिख लें। एक होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक हो गया, और एक होता है एनाबॉलिज्म, ठीक हो गया। ये दो हैं। ये जो मेटाबॉलिज्म है या कैटाबॉलिज्म है या एनाबॉलिज्म है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि मेटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म क्या है। जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन जिस्म के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, वो मेटाबॉलिज्म है। अब मेटाबॉलिज्म को दो किस्म के रिएक्शन में डिवाइड किया गया है। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें जो एक बड़ी चीज़ पड़ी है ना, वो टूट के दो में डिवाइड हो जाएगी। ये कोई चीज़ पड़ी है जिस्म के अंदर, कोई प्रोटीन पड़ा है, इसमें से हमने एनर्जी निकालनी है, तो इसको हम तोड़ेंगे और जब ये छोटा होगा तो इसके अंदर से एनर्जी निकलेगी और दो टोटे हो जाएंगे, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, जैसे दिल के दो टोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो रिएक्शन है इसको हम कैटाबॉलिज्म कहेंगे। इसमें क्या हुआ, बड़ा मॉलिक्यूल टूट के दो छोटे मॉलिक्यूल में जो है कन्वर्ट हो गया। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, कैटा का मतलब आप याद रख लेना, कैटा जैसे कट करते हैं, तो इसमें ना क्या करते हैं, हम एक बड़ी चीज़ को कट करके छोटी चीज़ में कर देते हैं। इसमें एनर्जी निकलती है, एनर्जी जो है निकलती है। जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमारी जिस्म के अंदर कैटाबॉलिज्म होता है, हम उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। उस एनर्जी से हम दौड़ते फिरते, हंसते खेलते कूदते हैं, ठीक है। एनाबॉलिज्म, जब हम ज़्यादा सारा खा लेते हैं ना, मिसाल के तौर पे, तब हम अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं। तब हम क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में मिला के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। इसको कहते हैं एनाबॉलिज्म, और इसके अंदर एनर्जी हमें रिक्वायर होती है। इसके अंदर जो एनर्जी, इस रिएक्शन को होने के लिए हम इसको एनर्जी देंगे, तब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे। क्योंकि हम एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं ना, हमने खाया पिया, हमारे अंदर ताकत आ गई, हम उस एनर्जी को फिर स्टोर करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे। हमने खाया पिया नहीं है, हम भूखे हैं, हमें एनर्जी की ज़रूरत है, हमने खाया पिया भी नहीं है, तो फिर हम इस बड़े मॉलिक्यूल को जब तोड़ेंगे इसको कैटाबॉलिज्म कह देंगे। जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे इसको एनाबॉलिज्म कह देंगे, ठीक हो गया। यही हम आगे पढ़ने वाले हैं। दीज प्रोसेसेस अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, ये इन वजह से इंसान जो है ग्रो, जैसे मैंने आपको बताया हमारा गोश्त बढ़ेगा तो वो क्या होगा, बायोकेमिकल रिएक्शन होगा, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बनने के लिए, उस रिएक्शन को होने के लिए एंजाइम की ज़रूरत होगी, एंजाइम होगा तो वो रिएक्शन होगा, ठीक है। ये जो रिएक्शन हो रहे होते हैं ये हमें ग्रो करवाते हैं, ठीक है, यानी कि हमारी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है, रिप्रोड्यूस करने के लिए, नई चीज़ें बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए। हमारे जिस्म का जो स्ट्रक्चर है उसको, ये मेरा गोश्त है, ये मेरी उंगली है, इधर ये मेरा गोश्त है, अगर इसको मैं गोश्त यानी स्ट्रक्चर को मेंटेन कैसे करूँगा, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता रहेगा, नया नया गोश्त बनता रहेगा, जो ख़राब गोश्त हो जाएगा वो टूट फूट के बॉडी जो है उसको बाहर निकाल देगी, उसको मतलब दूसरे वाले सेल अपने अंदर ले लेंगे। जैसे हमने ना वो फेगोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस पढ़ा था, अपोप्टोसिस, नेक्रोसिस पिछले चैप्टर में पढ़ा है। कोई टिश्यू डैमेज हो जाए, कोई सेल डैमेज हो जाए तो साथ वाले सेल उसको ना अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको खा पी जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह हो जाएगा। इस तरह हम अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे एंड रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट, और हम माहौल के मुताबिक अपने आप को रिस्पॉन्ड करेंगे, मतलब अपने जो माहौल है उसके मुताबिक हम रिएक्शन शो करेंगे। एनाबॉलिज्म मैंने आपको पहले बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया था। एनाबॉलिज्म जब छोटे छोटे पार्टिकल बड़े पार्टिकल में जाते हैं और इसमें हम एनर्जी यानी ताकत का इस्तेमाल करके छोटे पार्टिकल्स को मिला के आपस में बड़ा पार्टिकल बना देते हैं। कोई घर बनाना हो तो उसको हम मजदूर लगेंगे, इसी से याद रखें कि हमें एनर्जी ज़रूरत होगी एनाबॉलिज्म करने के लिए। इंक्लूड बायोकेमिकल रिएक्शन विच आर लार्जर मॉलिक्यूलर सिंथेसाइज। एनाबॉलिज्म बता रहा है ऐसा रिएक्शन है, ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर ना बड़े मॉलिक्यूल हम बनाते हैं, जबकि कैटाबॉलिज्म के बारे में बता रहा है वो वाला बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर हम बड़े मॉलिक्यूल यानी लार्जर मॉलिक्यूल को ब्रेक करके छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। यूजली एनर्जी इज रिलीज इन कैटाबॉलिज्म, जब कैटाबॉलिज्म होता है तो उसमें एनर्जी निकली, ठीक हो गया। एंड यूटिलाइज इन एनर्जी, यूटिलाइज का मतलब है इस्तेमाल होती है, एनाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी इस्तेमाल होती है। अच्छा, इन दिस वे, इस तरह से, इस तरीकाकार से द बायोकेमिकल रिएक्शन आर एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर्स। वो कह रहा है इस बात से हम ये पता चल गया जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो एनर्जी ट्रांसफ़र हैं। ये क्या मतलब हुआ इस बात का, हमने एनर्जी हमें चाहिए तो हम कैटाबॉलिज्म करके बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के एनर्जी ले लेंगे, हमने एनर्जी को ट्रांसफ़र अपने पास रख लिया, इस्तेमाल कर लिया। और जब हमारे पास एनर्जी होगी, हमने खाया पिया, हम एनर्जी का इस्तेमाल करके एनर्जी इस चीज़ को दे के इसके अंदर स्टोर कर लेंगे। इस तरह एनर्जी हमने स्टोर की। एनर्जी ट्रांसफ़र का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह गई, इधर से हम एनर्जी पहले इसको स्टोर कर देंगे और फिर जब चाहिए होगी उसको निकाल लेंगे, फिर जब हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी तो उसको ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह हम एनर्जी निकालते रहेंगे और ट्रांसफर करते रहेंगे। तो इस तरह हम केमिकल रिएक्शन में एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक हो गया। वो कहता है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, जब भी कोई मेटाबॉलिज्म का आपको पता है जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, जो कहता है जब भी कोई बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म बाय एंजाइम।
ये बात आपको पहले ही पता है। वो कहता है जब भी कोई मेटाबॉलिज्म होता है, या मेटाबॉलिज्म का सिंपल मतलब है बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, तब एक केमिकल दूसरे केमिकल में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल ये ए केमिकल है ना, ये बी केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत होगी, ठीक है। ये एक केमिकल था, बी केमिकल में ये कन्वर्ट हो गया, और इसको इस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए इस एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। ये बात उसने इधर कही। अब ये डेफिनेशन ऑफ एंजाइम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एंजाइम है क्या, बायोलॉजी में उसकी क्या डेफिनेशन है। एंजाइम आर क्रूशियल टू मेटाबोलाइज बिकॉज दे एक्ट एज बायोकैटलिस्ट, ठीक है, एंड स्पीड अप एंड रेगुलेट मेटाबॉलिक पाथवेज टू मेटाबॉलिज्म। एंजाइम जो है वो क्रूशियल होते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, अहम होते हैं। एंजाइम की अहमियत है, अगर वो एंजाइम होंगे नहीं तो मेटाबॉलिज्म होगा नहीं। बिकॉज दे एक्ट एज बायोकैटलिस्ट। अब ये बात समझने वाली है, बायोकैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट कुछ भी नहीं है। कोई भी हम केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन करेंगे, ए चीज़ है हमारे पास, वो बी चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, उसके ऊपर हम कैटलिस्ट रखेंगे। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल, एक ऐसी चीज़ है, सब्सटेंस मतलब ऐसी चीज़ है जो रिएक्शन को ना तेज कर देगी, ठीक है। अब ये रिएक्शन ना 5 मिनट में होना था, हम उसमें ना कैटलिस्ट फेंक दे। जैसे अगर पानी जो है वो धूप में रखे तो आराम से गर्म होगा, उसको गर्म होते होते, धूप की रोशनी में गर्म होते होते टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, जो रोशनी है, जो क्या है, जहाँ हम क्या करें, सोलर प्लेट जो है उसके साथ हीटर कनेक्ट कर दें, डीसी हीटर, और उसके साथ पानी के साथ अटैच कर दें, तो पानी फ़ौरन गर्म हो जाएगा। तो सोलर प्लेट ने क्या काम किया, कैटलिस्ट का काम किया, ठीक है। एनर्जी, उसने सन की एनर्जी को इस्तेमाल करके पानी को जल्दी गर्म कर दिया। तो जो सोलर प्लेट है उसको मैं कैटलिस्ट के तौर पर कह सकता हूँ। बायो कैटलिस्ट का मतलब आपको पता चल गया होगा, जो बायोलॉजी के कैटलिस्ट होते हैं उनको बायो कैटलिस्ट कहते हैं। ये क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शन को। जैसे ये रिएक्शन पहले 5 मिनट में होना था, जो हम कैटलिस्ट को इस्तेमाल करेंगे तो ये रिएक्शन हम 30 सेकंड में कर लेंगे, इतना तेज हो जाएगा। एंड रेगुलेट मेटाबॉलिक पाथवेज, और इनसे एंजाइम जो होते हैं या बायोकैटलिस्ट, एंजाइम का दूसरा नाम बायोकैटलिस्ट है। आप डेफिनेशन में ये लिख सकते हैं, एंजाइम आर द बायोकैटलिस्ट दैट स्पीड अप एंड रेगुलेट द मेटाबॉलिक पाथवेज। ये आपकी परफेक्ट डेफिनेशन है एंजाइम की, समझ आई। एंजाइम आर द बायोकैटलिस्ट एंड स्पीड अप enzymes are the biocatalysts that speed up and regulate the metabolic pathway। ये आप लिख के रख लें। उसके अलावा डेफिनेशन नंबर 2 आप कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब मैंने नहीं बताया, रेगुलेट का क्या मतलब है, जो भी पाथवे चल रहा होगा ना उसको, ये देखें, इसको अगर कैटलिस्ट को डालेंगे तो ये रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा। अगर हम इस ना डालें, रिएक्शन बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा, रेगुलेशन ही कोई नहीं होगी, रेगुलेट ही नहीं होगी, ठीक है ना। एंजाइम जो है वो रेगुलेट भी करते हैं। एक रिएक्शन हो रहा ना, अगर उसके साथ हम एंजाइम को अटैच कर देना, वो रिएक्शन अपने मखसूस टाइम में होगा, समझ आ रही है ना। जैसे हमने आप समझे, आपने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है, ठीक है। आप अगर बस पे जाएंगे ना, बस अगर आप कोई अच्छी ट्रांसपोर्ट सर्विस इस्तेमाल करते हैं ना, वो उसका पता होगा कि इसने 8 बजे यहाँ से निकलना है सुबह, और 10 बजे आप लाहौर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये एक रेगुलेट कर रही है, ठीक है। बस पे जा रहे हैं आप, वैसे चले जाएं तो आप आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, आपको पता नहीं है, जो बसें होती हैं वो आपको टाइम पे पहुँचाएंगी। इसी तरह आपने याद रखना, एंजाइम बस के तौर पर इस्तेमाल करता है। इस केमिकल को इधर से उठाएगा, इसको ले जाएगा इसकी जगह पर, जिस जगह पे इसने जाना है, प्रॉपर टाइम पे रेगुलेट करेगा, ठीक है। यही जो केमिकल रिएक्शन होगा उसमें एंजाइम जो होगा वो रेगुलेट कर रहा होगा मेटाबॉलिक प्रोसेस को। मैंने बिल्कुल तोड़ फोड़ के आपको इसका मतलब समझा दिया, और इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जो है ये कभी चैप्टर ना भूले। ये आपका एफएससी में भी चैप्टर आएगा, ये आपका एमबीबीएस में चैप्टर आएगा, बायोकेमिस्ट्री में एमबीबीएस में आप पढ़ेंगे अगर आप आगे एमबीबीएस में जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस रखता है। इवन आप फार्माकोलॉजी में, आप बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड है टू बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी में तो नहीं, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में आप, फिजियोलॉजी में आप, फार्माकोलॉजी में आप, पैथोलॉजी में आप, यही एंजाइम यही पढ़ते जाएंगे। तो आप अभी इसको कर लें कॉन्सेप्ट, आपकी एमडीकैट भी अच्छी हो जाएगी और ये सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। अच्छा, वो कहता है एंजाइम और प्रोटीन दैट कैटलाइज। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो कैटलाइज का क्या मतलब है, स्पीड अप कर देते हैं। मैंने आपको बताया कैटलिस्ट क्या होता है, ऐसी एक चीज है जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देती है, तेज कर देती है। कोई रिएक्शन थोड़ी देर में हो रहा था ना, उसके अगर हम कैटलिस्ट देंगे तो वो फौरन हो जाएगा। अच्छा, एंजाइम और प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन है, ये याद रखना है।
वो अक्सर आता है। एंजाइम जो है वो क्या है, एंजाइम जो है वो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है, ठीक है। और एंजाइम ये डेफिनेशन जो है सबसे बेहतर डेफिनेशन है, सबसे अच्छी डेफिनेशन ये है। एंजाइम और प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो स्पीड अप कर देते हैं, तेज कर देते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को, एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब ये बात याद रखनी है, ये मैंने आपको बताया था एक ए चीज़ है वो तब्दील होगी बी में इस एंजाइम की वजह से। वो कहता है ये ए तो बी में चेंज हो गया लेकिन एंजाइम जो है वो वैसे का वैसा रहेगा। अब ये एंजाइम है, इसने ये देखें, ये एक रिएक्शन हो रहा है ए से बी में, इधर एंजाइम आएगा और इसको ए से बी में जल्दी जल्दी कन्वर्ट कर देगा। फिर ये इधर से जाएगा एक नए रिएक्शन में, वो ए से बी में एक नया रिएक्शन हो रहा है, इधर आके एंजाइम बैठ जाएगा। ये तब्दील नहीं होगा, ये वैसे का वैसा रहेगा। बस ये क्या करेगा, रिएक्शन को तेज कर देगा, फिर नए रिएक्शन में चला जाएगा, उसको तेज कर देगा, फिर अगले रिएक्शन में चला जाएगा, उसको तेज कर देगा। ये जो है इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे ना, पहले चैप्टर में आपने पढ़ लिया होगा, जो रिएक्ट करते हैं दो सब्सटेंस, दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं, जैसे पानी और नमक को डालें तो वो दो रिएक्टेंट हैं, उनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, नमकीन पानी बन जाएगा, वो उनका प्रोडक्ट है। तो जो रिएक्टेंट है उनके पास जाएगा एंजाइम, ठीक है, इसको सबस्ट्रेट भी कहते हैं, उसके पास जाएगा और उसको कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट के अंदर, ठीक हो गया। रिएक्शन एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ये यहाँ तक डेफिनेशन होगी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन होगी एंजाइम की। द मॉलिक्यूल्स एट विच एंजाइम एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट, जिसके ऊपर जाके उसने एक्ट करना उसको हम सबस्ट्रेट कहेंगे, या रिएक्टेंट्स को भी आप सबस्ट्रेट कह सकते हैं, ठीक है। दो ये देखें ना, हमने पानी और आपस में ना नमक को आपस में मिलाना है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नमकीन पानी बन जाएगा, ठीक है ना, नमकीन पानी बन जाएगा ना, पानी, ठीक है। जो हमारे पास नमकीन पानी बनेगा, नमकीन पानी जो बनेगा ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये जो आपस में दो चीज़ें आपस में जा रही हैं ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट। इसी को आप केमिस्ट्री में, इसी को और मैं कर देता हूँ या, इसी को आप केमिस्ट्री में रिएक्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको वो इधर बायोलॉजी में सबस्ट्रेट कह रहा है, वो कहता है जो एंजाइम है ना वो इधर जाके काम करेगा, इधर जाके काम करेगा, इन दोनों सबस्ट्रेट के ऊपर, प्रोडक्ट के कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, एंड एंजाइम कन्वर्ट इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल, वो एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को जाके ऊपर सबस्ट्रेट के ऊपर असर करेगा और सबस्ट्रेट को मुख्तलिफ यानी डिफरेंट शक्ल में तब्दील कर देगा, और उसी शक्ल को हम नमकीन पानी कह रहे हैं, उसी शक्ल को हम प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। अब वो आगे कहता है ऑल केमिकल रिएक्शन रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी, जितने भी केमिकल, एक्टिवेशन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी ये भी आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये एमसीक्यूज आ जाता है। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और मज़ेदार भी है। ऑल केमिकल रिएक्शन रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी, जितने भी केमिकल रिएक्शन है ना उनको ना एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे कोई भी काम करने के लिए आपको कोई, जैसे वो एक ज़माने में वो ट्यूब वेल होते थे, पानी निकलता था, वो एक पीटर हुआ करता था, उसको गेड़ा लगाना पड़ता था। या आपके इससे सिंपल मिसाल मैं दे दूं, जो लड़कियां हैं उनको बेचारी को नहीं पता चलेगा कि ये मैं क्या बातें कर रहा हूँ। तो आपको पता है बाइक होता है, बाइक को ना स्टार्ट करने के लिए, बाइक को एक्टिवेट करने के लिए हम किक मारते हैं, तब जाके बाइक जो है वो चलती है। इसी तरह जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको भी एक्टिवेट करने के लिए ना हमें ताकत की, एनर्जी की ज़रूरत होती है। यही वो बात कर रहा है, जितने भी जिस्म में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं या जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उन सबको एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज अ मिनिमम एनर्जी, ये थोड़ी एनर्जी जो हमें चाहिए होती है ना किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, छोटी से छोटी क्वांटिटी, छोटी से छोटी मिकदार एनर्जी की, ताकत की जो हमें ज़रूरी होती है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे हम किक मारते हैं तो मोटरसाइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, बाइक, मोटर बाइक जो भी आप समझ लें, तो वही एक्टिवेशन एनर्जी है किसकी, बाइक को स्टार्ट करने की। इसी तरह केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी क्या है, उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। उस रिएक्शन की, किसी रिएक्शन की कम एनर्जी होगी एक्टिवेट करने के लिए, किसी रिएक्शन की ज़्यादा एनर्जी होगी एक्टिवेट करने के लिए, ठीक हो गया। द नीड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट एज अ बैरियर टू बिगिनिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। वो कहता है कोई भी क्या केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वही केमिकल एनर्जी होती है, वही उसने बात कर दी। वो कहती है, अब वो कहता है बैरियर, रुकावट है। वो कहता है इसका मतलब ये है कि जब तक हम एनर्जी नहीं देंगे तब तक केमिकल रिएक्शन रुका रहेगा। वो केमिकल रिएक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक हम एनर्जी नहीं देंगे।
चीज़ है प्लस बी चीज़ है, ये दो सबस्ट्रेट हैं, इन्होंने ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, फॉर एग्जांपल सी में, ठीक है। तो इसको ना इन दोनों को ना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। एक तो एंजाइम चाहिए स्पीड के लिए कि स्पीड तेज़ हो, दूसरी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। वो एक्टिवेशन एनर्जी जब तक इन दो सबस्ट्रेट को वो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिल तक ये केमिकल रिएक्शन रुका रहेगा। इसी का मतलब है बैरियर, इसी का मतलब है रुकावट कि जब तक हम एक्टिवेशन एनर्जी नहीं देंगे तब तक वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। होपफुली आपको समझ आ रही हो। मैं बातों को कॉम्प्लिकेट थोड़ा सा कर देता हूँ कभी कभी, लेकिन आप अगर उसको गौर से समझेंगे ना तो आपको समझ आएगी। बाकी मुझे ये बताएं कि मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ बोलता हूँ, मुझे आहिस्ता पढ़ाना चाहिए। असल में मैं तेज़ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा सकता हूँ और मैं इसी वजह से ना जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, तो मैं इसलिए तेज़ तेज़ पढ़ाता हूँ। अब मैंने जो बात की है ना वो आपको समझ आई है ना, आ गई होगी। मैंने ये कहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर के तौर पे एक्ट करती है। वो क्या मतलब है, जब तक हम किसी को एक्टिवेशन एनर्जी नहीं देंगे तब तक कोई रिएक्शन नहीं होगा। सिंपल बात है, मोटरसाइकिल की किक ही ना मारूं, ठीक है, तब तक मोटरसाइकिल कैसे स्टार्ट हो सकती है, नहीं हो सकती ना। इसी यही बात की है उसने, ठीक है। एंजाइम लोअर सच बैरियर्स, एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन में हम एंजाइम, एक रिएक्शन हो रहा है ना, इधर हम एंजाइम रखेंगे ना तो ये एक्टिवेशन एनर्जी जो एंजाइम है ना, इस रिएक्शन को होने की एनर्जी जो है कम कर देगा। इसका क्या मतलब है, जब मैंने जैसे फिजाल के तौर पर जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम ये एक रिएक्शन है उसको ना होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। सो फॉर एग्जांपल उसको 100 एनर्जी ज़रूरत है, 100 एनर्जी की ज़रूरत है। 100 आप जॉउल कह लें, ठीक है, जॉउल यूनिट होता है एनर्जी का। 100 जॉउल एनर्जी ज़रूरत है इस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए। अब जब हम इसको एंजाइम देंगे ना इस रिएक्शन के अंदर ना, एंजाइम क्या करेगा, इस एनर्जी को बिल्कुल थोड़ा करके 10 जॉउल कर देगा और 10 जॉउल एनर्जी देना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम इस रिएक्शन को 10 जॉउल एनर्जी देंगे यानी एक्टिवेशन एनर्जी देंगे, ये केमिकल रिएक्शन फौरन हो जाएगा। यही उसने इधर बात किया, बाय डिक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। वो कह रहे हैं एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। जैसे ये 100 जॉउल इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़नी थी तब ये केमिकल रिएक्शन होता, जब हमने एंजाइम दिया तो हमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो खुद ब खुद कम होकर 10 जॉउल हो जाएगी और जो है हमारे लिए थोड़ी एनर्जी देना आसान होगा और केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। यही बात उसने की। 10 प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, वो कहता है पस इसी वजह से जब प्रेजेंस मौजूद होना, एंजाइम का मौजूद होना केमिकल रिएक्शन को तेज कर देता है। समझ आई ना। देखें ये इसने डायग्राम में हमें समझाया। ये देखें ये जो चीज़ है ना इधर से इधर ले जाना, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। कोई भी काम करने के लिए पहले थोड़ी सी आपको ताकत लगानी पड़ती है, जब वो काम स्टार्ट हो जाता है फिर वो खुद ही होता रहता है। यहाँ से यहाँ तक इस पत्थर को ले जाने के लिए ना इसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाएगी ना फौरन धड़म से नीचे आएगी। ये अब केमिकल रिएक्शन स्पीड अप हो गया, ठीक है। स्पीड अप करने के लिए हमें एंजाइम को देंगे। यही एंजाइम जो होता है ना इस चीज़ को उठा के इधर ले जाता है। हम एंजाइम को इस्तेमाल करते हैं, एंजाइम इस चीज़ को इधर ले आता है। जैसे ही वो इधर चीज़ आती है तो वो तेज़ हो जाती है, यानी ये केमिकल रिएक्शन जो है तेज़ हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी इन सेवरल वेज। एंजाइम जो है ना बहुत सारे तरीके जो है ना बहुत सारे तरीकों से ना एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, ठीक है। वो क्या हैं, दे में अल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। वो क्या करेंगे, एंजाइम क्या करेंगे, जो सबस्ट्रेट हैं जो रिएक्टेंट है उनकी शक्ल सूरत को ना तब्दील कर देंगे। एंड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट एनर्जी, इसी वजह से जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये एक सबस्ट्रेट ऐसा है और एक सबस्ट्रेट ऐसा है। अब इन दोनों का आपस में रिएक्ट करना सही मतलब आसान नहीं है, ठीक है। आपको नजर आ रही है ना, ये ए सबस्ट्रेट मैंने बनाया जो स्क्वायर है और जो सर्कुलर है वो मैंने बी सबस्ट्रेट बनाया। अब इनका आपस में रिएक्ट करना मुश्किल है। जब हम इनको एंजाइम के अंदर रखेंगे ना, एंजाइम से मिलाएंगे तो क्या होगा, ये भी चौरस हो जाएगा या स्क्वायर बन जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दो आपस में मिलकर इस तरह बन जाएंगे, तो इस तरह एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपको शेप चेंज करके इस तरह हम एक रिएक्शन कर सकते हैं। सम एंजाइम्स डू सो बाय डिस्टर्बिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सबस्ट्रेट। कुछ क्या करते हैं एंजाइम जो होते हैं वो डिस्टर्ब कर देते हैं जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब इसका मतलब मैं समझा दूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एक ये सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को मैं कह रहा हूँ ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का मतलब ये जो सब्सटेंस है ये सबस्ट्रेट है, ये कोई चीज़ है ना, मतलब ये सब्सटेंस है, ये कोई चीज़ है। अब इसी को मैं रिएक्टेंट कहता हूँ। इसने यानी कि किसी और रिएक्टेंट से मिलना है और रिएक्ट करना है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके ऊपर ना कोई चार्ज होता है, जैसे सेल की बैटरी के अंदर चार्ज होता है, इसी तरह पॉजिटिव इसके ऊपर ना इस तरह के चार्ज पड़े होते हैं, ठीक है। अब वो क्या करता है, जब एंजाइम इसके पास आएगा ना तो ये चार्ज है ना इसको इधर वाली जगह को नेगेटिव कर देगा, इधर नेगेटिव कर देगा, और इधर जो है नेगेटिव कर देगा, इधर पॉजिटिव है। अब क्या था, पहले क्या था, जब एंजाइम नहीं था या ये वाली जगह पॉजिटिव थी
और ये वाली जो इसकी इधर वाली जगह थी ये भी पॉजिटिव थी। आपको पता है जो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या आपस में एक दूसरे को, आप मकनातीस की ना एक साइड को आपस में ले जाएंगे ना, वो आपस में दूर जाएगी। अगर आप दो पोल जो होते हैं ना, ये एक मकनातीस है ना, मैं आपको बताता हूँ यार, मुझे फिजिक्स भी बतानी पड़ती है आपको समझाने के लिए। चार्ज की बात आ गई है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मकनातीस के दो पोल हैं। अगर आप ना साउथ पोल को साउथ पोल के साथ ले जाएंगे ना मकनातीस के यानी मैग्नेट के, तो ये आपस में ना रिपेल करने लग जाएंगे, आपस में एक दूसरे को दूर करने लग जाएंगे। इसी तरह जब ये केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, जब ये हमारे पास एंजाइम नहीं होता, तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, ये यानी कि साउथ आप समझ लें, ये साउथ समझ लें अपनी ज़बान में, तो ये जो है आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं सब्सटेंसेस। लेकिन जब एंजाइम आएगा ना, वो इसको नेगेटिव कर देगा, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर देगा। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है जो चार्ज उसके सरफेस के ऊपर फैला होता है उसको तब्दील कर देगा। अब ये जो है ये साइड नेगेटिव हो गई, ठीक है। जब क्या हुआ, एंजाइम आया, ठीक है। जब हमने एंजाइम को इन दोनों के साथ में मिलाया, ठीक है, हमने पढ़ा एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट्स के साथ एक्ट करता है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये फटाक से आपस में जुड़ेंगे और इस तरह ये मिल जाएगा प्रोडक्ट, ठीक हो गया। अच्छा, एंजाइम में आल्सो लोअर, दो तरीके पढ़ लिए हैं, एक क्या है शक्ल को चेंज करेगा, दूसरा चार्ज को चेंज करेगा, तीसरा एंजाइम में आल्सो लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट इन द करेक्ट ओरिएंटेशन। क्या ओरिएंटेशन का मतलब है कि सही उसको ना सही जगह पे ले आएगा। एक एंजाइम पड़ा यहाँ, एक सबस्ट्रेट पड़ा यहाँ और एक सबस्ट्रेट पड़ा ऐसे, शक्ल तो उनकी सेम है लेकिन वो ओरिएंटेशन उनकी सेम नहीं है, मतलब वो एक पोजीशन सही में नहीं पड़े। कोई भी काम करने के लिए ना आपको एक पोजीशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, आप ये बात याद रखें। अब जब हम इसके ऊपर डालेंगे ना क्या कहते हैं एंजाइम को, एंजाइम इनकी ओरिएंटेशन यानी इसकी पोजीशन सही कर देगा। ये देखो है तो ये स्क्वायर, ये इस तरह पड़ा हुआ है और ये इस तरह पड़ा हुआ है। अब ये क्या करेगा एंजाइम, जब इसके ऊपर डालेंगे ये इस तरह हो जाएगा। सॉरी यार आपको इधर से समझ ना आए, ये वाली ऊपर इधर मैं नीचे बनाता हूँ। ये दो सबस्ट्रेट पड़े हैं ना, जब इसके ऊपर एंजाइम डालेंगे ना तो एंजाइम जो है वो ओरिएंटेशन को चेंज करेगा। ओरिएंटेशन का मतलब पोजीशन को चेंज करेगा। पोजीशन को कैसे चेंज करेगा, ये इसको इधर ले आएगा, इस वाले को, ये ए है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, और इसको इधर ले आएगा। ये देखें इसकी ओरिएंटेशन उसने चेंज की, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई और ये रिएक्शन हो जाएगा और इस तरह हो जाएगा। वेरी गुड, आपको समझ आ गई होगी, ठीक हो गया। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी बताइए, ये सबस्ट्रेट यहाँ पे पड़ा होता है, यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे ऊपर जाते जाए एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी, इधर इधर जाते जाए तो रिएक्शन तेज़ होता जाएगा। ये सबस्ट्रेट पड़े हैं और ये प्रोडक्ट्स पड़े हैं। अब ये बात याद रखें, सबस्ट्रेट की एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा कम होती है। सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होती है, क्योंकि जितना ऊपर जो चीज़ है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। सबस्ट्रेट ऊपर है ना उसकी एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट नीचे है ना उसकी एनर्जी कम है। ये देखें, ये वाली जो एनर्जी हमें चाहिए होती है इतनी, ये हमें एंजाइम से मिल रही होती है। ये वाली एनर्जी है जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। और ये जो है जैसे ही केमिकल रिएक्शन शूट अप होगा, ये देखें ये जो रिएक्शन हुआ है ना, इसमें देखें बड़ा मुश्किल से एंजाइम का रिएक्शन हुआ है। ये एंजाइम के साथ ये जो रिएक्शन हुआ है ये एंजाइम के साथ हुआ है। देखें फ़ौरन से ये देखें रिएक्शन हो गया। लेकिन ये देखें ये स्पीड, इसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, जितने ऊपर होगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। ये देखें इधर हमने ये दो रिएक्शन सेम रिएक्शन है, लेकिन एक में हमने एंजाइम को इस्तेमाल किया, एक में एंजाइम को इस्तेमाल नहीं किया। ये समझें, ये एक रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 1, ये रिएक्शन नंबर 2 है सेम रिएक्शन, ठीक है। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, जैसे आप पानी में नमक डालते हैं, एक में आप पानी को गर्म करें, वो रिएक्शन फ़ौरन से तेज़ी से हो जाएगा। एक रिएक्शन में ऐसा करें कि आप पानी में नमक डालें लेकिन पानी ठंडा हो, तो वो रिएक्शन जो नमक है वो पानी के अंदर देर से सॉल्व होगा। ये बात उसने किया है। बस इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि जिधर एंजाइम इस्तेमाल होगा ना उधर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। वो पता आपको चल गया, चार्ज की वजह से, ओरिएंटेशन की वजह से और शेप की वजह से। एंजाइम जो होता है चार्ज, शेप और ओरिएंटेशन को चेंज करके एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अब दो तरह के एंजाइम होते हैं, एक इंट्रासेलुलर एंजाइम होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं। इंट्रासेलुलर, इंट्रा मतलब अंदर, जो सेल के अंदर होंगे वो इंट्रासेलुलर होंगे, और एक्स्ट्रासेलुलर जो सेल के बाहर होंगे वो एक्स्ट्रासेलुलर होंगे। इंट्रासेलुलर एंजाइम जो है ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम होंगे, आप आगे पढ़ेंगे उसके अंदर बायो एनर्जेटिक अगला चैप्टर आ रहा है। और पेप्सिन जो है आप डाइजेशन में पढ़ेंगे कि खुराक कैसे हजम होती है, वो एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम है। जो पेप्सिन है ना वो इस तरह ना मैदे के अंदर पड़ा होता है, ठीक है। मैदा कोई सेल तो नहीं है, ये तो मैदे की ये बाहर वाली जगह, ये देखे ना मैदे के अंदर कोई सेल पड़ा है ना, वो सेल के अंदर तो नहीं पड़ा, सेल तो ये है इसके अंदर पड़ा होगा, ठीक है। ये जो जिस्म है मेरा सेल से मिलकर बना है, इसके अंदर जो सेल के अंदर जो एंजाइम पड़े हैं ना वो इंट्रासेलुलर एंजाइम है, और जो सेल के बाहर पड़े हैं, ठीक है, जैसे मैदे के अंदर पड़े हैं, ठीक है, उनको हम कहेंगे वो एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम है।